सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत अभिनंदन आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। आज अंतिम दौर में चल रहे हैं अपन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के। बोले तो डिसऑर्डर से संबंधित आपकी लास्ट क्लास है और इस लास्ट क्लास के बाद आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बना दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पूरी उम्मीद की आप बन चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इससे पहले इंटेस्टाइन के सारे मेजर डिसऑर्डर और माइनर डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ा दिए। तो लास्ट डिसऑर्डर पढ़ते हैं जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखें, कतई कंफ्यूज नहीं होना है। बीमारी है IBS। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक बीमारी जो मिलती जुलती है, जिसका नाम था IBD बोले तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर और IBS बोले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर दो, जो दोनों मैं आपको बता देता हूं, जिस वजह से अपन इस बीमारी को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टू द पेशेंट विद IBS? ऑप्शंस आर हाई फैट हाई फाइबर डाइट, लो फैट लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर लो फैट डाइट, लो फाइबर हाई फैट डाइट। निम्न में से कौन से तरह की डाइट आप IBS वाले मरीज को प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे? इन चारों में से आंसर आपको देना है। नंबर 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर रॉन्ग रिगार्डिंग टू IBS? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो IBS के बारे में दिया गया है वह गलत है? नंबर 1, इट इज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर। इट इज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर। नंबर 2, इट मे बी कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल रीजन। इट मे बी कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल रीजन। Number 3, the male are affected more than female. The male are affected more than female. और नंबर 4, the abdominal pain has been relieved after defecation in case of IBS. The abdominal pain has been relieved after defecation in patient with IBS. अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? इन चार में से क्वेश्चन ने पूछा था निम्न में से कौन सा कथन IBS के संबंध में गलत है। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चले ढूंढते हैं अपन इस टॉपिक में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में चर्चा करें अपन। नॉर्मल तौर पर अपनी जो फूड हैबिट्स होती हैं और अपना जो बाउल मूवमेंट होता है वो नॉर्मल रूटीनली होता है। यहां पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बार बार हॉस्पिटल में आते हैं फिजिशियन या गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास और आकर बताते हैं कि सर हमें सप्ताह में 2-3 दिन कम से कम एब्डोमिनल पेन होता है। 2-3 दिन कम से कम एब्डोमिनल पेन होता है, सप्ताह में 2-3 बार होता है। और यह एब्डोमिनल पेन सामान्यतः खाने के बाद स्टार्ट होता है। यह एब्डोमिनल पेन सामान्यतः खाने के बाद स्टार्ट होता है। नंबर 1। उसके अलावा ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि सप्ताह में 2-3 दिन तो मैं सही रहता हूं, उसके बाद मुझे डेफिकेशन पास आउट करने में दिक्कत है। बोले तो हार्ड स्टूल हो जाता है और कभी कभार तो 3-3 दिन में एक बार ही बाउल मूवमेंट होता है। कभी कभार तो 3-3 दिन में एक बार ही बाउल मूवमेंट होता है। बोले तो मरीज को सप्ताह में 2-4 दिन कॉन्स्टिपेशन जैसे एपिसोड आते हैं। मरीज बताता है कि यह एब्डोमिनल पेन रिलीव हो जाता है। यह एब्डोमिनल पेन रिलीव हो जाता है जैसे ही मैं डेफिकेट करने के लिए जाता हूं। यानी कि मैंने खाना खाया, खाने के आधे घंटे बाद मुझे दर्द स्टार्ट हुआ। मैंने खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे बाद मुझे दर्द स्टार्ट हुआ
और फिर मुझे बाउल मूवमेंट होगा तो दर्द में आराम आ जाएगा। तो यहां पर अपन बात करें, मरीज अपन को सिम्टम बता रहा है, एब्डोमिनल पेन हैज बीन रिलीव्ड, एब्डोमिनल पेन हैज बीन रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन। डेफिकेट होने के बाद मुझे दर्द में आराम आ जाता है। साथ में मरीज बताता है कि नॉर्मली थोड़ा बहुत भी मैंने फैट खा लिया, स्पाइसी खा लिया तो बहुत ज्यादा गैसेज का प्रोडक्शन होता है, खाना खाने के बाद पेट फूलने वाली समस्या हो जाती है, बोले तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग। ऐसा मेरा एपिसोड चलता है 10, 15, 20 दिन। फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन और ये वाले सिम्टम तो रहते ही रहते हैं, पर दिन में अभी तो मुझे 20 दिन तक तो ये समस्या थी कि 20 दिन में मैं केवल 10-15 बार ही बाउल मूवमेंट गया था। फिर अगले 20 दिन ऐसा होता है कि दिन में 3-3 बार बाउल मूवमेंट होते हैं और ये लगातार 5-7 दिन तक चलता है। यानी नॉर्मल से ज्यादा बाउल मूवमेंट हो रहे हैं, लिक्विड या सेमी सॉलिड स्टूल पास आउट हो रहा है। किसके एपिसोड आ गए? डायरिया के। कई सारे बाउल मूवमेंट होने लग गए। तो देखो मरीज अपनी हिस्ट्री लेकर आया है, उसको एब्डोमिनल पेन है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, डेफिकेशन के बाद आराम आ जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम मरीज अपने पास लेकर आया है। अब देखें ये जो सारे के सारे सिम्टम हैं, बहुत सारे सिम्टम के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ये जो सारे के सारे सिम्टम आ रहे हैं मरीज में, इन सिम्टम के लिए अपन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराएं। सिम्टम के लिए अपन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराएं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो आप सोनोग्राफी करा लो, फिर आप एंडोस्कोपी करा लो। सोनोग्राफी करा लिया आपने, एंडोस्कोपी करा लिया आपने, कोलोनोस्कोपी करा लिया आपने, सीटी एमआरआई भी करा लिया आपने, सीबीसी भी करा लिया आपने, एलएफटी भी करा लिया आपने। एब्डोमेन से संबंधित जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सारे के सारे आपने करा लिए। मरीज बताता है 2-4 महीने से दिक्कत है मुझे, मरीज बताता है 2-4 महीने से दिक्कत है मुझे। अपन ने सारी की सारी जांच करा ली, सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नॉर्मल है। कभी तो उसको डायरिया हो जाता है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी उसको पेट में दर्द रहता है, कभी खाने के बाद पेट फूल जाता है। बहुत सारी समस्याएं उसको आ रही हैं। अपन ने सारी जांच करा ली, ये सारी की सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल है। ऐसा माना जाता है जब सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल है और मरीज में लगातार सिम्टम बने हुए हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम मरीज को देखने को मिल रहे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम मरीज को देखने को मिल रहे हैं, इसको नाम देते हैं अपन सिंड्रोम। ये जो ग्रुप ऑफ सिम्टम मरीज को देखने को मिल रहे हैं, इनको नाम देते हैं अपन सिंड्रोम। अच्छा, ये सिंड्रोम का अर्थ क्या है? सिंड्रोम बोले तो ग्रुप ऑफ सिम्टम, और ये ग्रुप ऑफ सिम्टम अपन को देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, क्यों हुआ ये इस वजह से हुआ कि इंसान की जो बाउल है उसके मूवमेंट कभी तो बढ़ गए और कभी कम हो गए। जब बढ़ गए तो उसको डायरिया हो गया और जब कम हो गए तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। एबनॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट हो रहे हैं तो यह बाउल की मोटिलिटी का डिसऑर्डर है। तो ये सिंड्रोम के डेवलप होने का कारण है। समस्या कहां पर डेवलप हो गई है? इंटेस्टाइन में। इसको बाउल सिंड्रोम बोल दें। अच्छा, बाउल में इरिटेशन होता है, इरिटेशन से कभी तो मूवमेंट बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। इरिटेशन से कभी तो मूवमेंट बढ़ जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर अवस्था को क्या नाम देंगे अपन? आईबीएस, बोले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या नाम देंगे अपन? आईबीएस, बोले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब, सिंड्रोम का मतलब तो होगा ग्रुप ऑफ सिम्टम जो मैंने अभी आपको बता दिए।
बाउल का मतलब है इंटेस्टाइन और इसमें इरिटेशन होता है, इरिटेशन से मूवमेंट का बढ़ना डायरिया कॉज करेगा और मूवमेंट का कम होना कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो इस तरह के सिम्टम बार बार अपन को देखने को मिलते हैं इस केसेज में। तो यूजुअल तौर पर ऐसा माना जाता है, यूजुअल तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसमें कोई भी कारण नहीं होता, यह मेनली साइकोजेनिक होती है, यह कंडीशन मेनली साइकोजेनिक होती है। और इस साइकोजेनिक कंडीशन के बारे में अपन बात करें, इस साइकोजेनिक कंडीशन के बारे में अपन बात करें, यहां पर मोटिलिटी में इंपेयरमेंट आ जाता है, या तो मोटिलिटी कम हो जाएगी या फिर मोटिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में अपन बात करें, सबसे पहली लाइन अपन इसके अंतर्गत बोलना चाहेंगे, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यह इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का डिसऑर्डर होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ये इसके कॉमन सिम्टम होते हैं। नॉर्मली ऐसा माना जाता है, देखो इसको प्रैक्टिकली यदि मैं समझाऊं, बहुत सारे मरीज होते हैं जो डिप्रेशन की वजह से, साइकोजेनिक एंजाइटी की वजह से, जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार सब लोग सुखी रहते हैं, मेरा ही पेट दुखी रहता है, मेरे पूरे मंथ के दौरान काफी अप एंड डाउन चलते हैं, मेरा पेट कभी सही रहता ही नहीं, ना तो मुझे महीने में 30 के 30 दिन भूख लगती है, कभी तो बहुत बढ़िया लगती है, कभी बंद हो जाती है, कभी तो मैं खाना खाता हूं अच्छे से पचता है, कभी बिल्कुल नहीं पचता है, ऐसा लगता है खाना यहीं पर रखा हुआ है, कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी मुझे डायरिया रहता है, कभी मैं 3 दिन में 1 बार जाता हूं, कभी मैं 1 दिन में 3 बार जाता हूं, कभी कुछ बाहर का खाते ही दर्द चालू हो जाता है, फिर मुझे डेफिकेट करना पड़ता है, दर्द में आराम आता है, मैं 10-20 डॉक्टरों के पास दिखाया कि आ गया, बार बार दवाई लिखते हैं तो 2-4 दिन आराम मिलता है, आराम मिलने के बाद वापस से वैसा ही हो जाता है। इसमें सोचने वाली बात है, सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग में कुछ भी नहीं मिला। इसका जर्नल सा मतलब है कि यहां पर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अफेक्ट हो रही है, जिसके मूवमेंट कम ज्यादा हो रहे हैं, जिससे डायरिया कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड आ रहे हैं। और जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग नहीं मिले तो बाउल के मूवमेंट में इरिटेशन होने की वजह से, बोले तो कम ज्यादा होने की वजह से, मल्टीपल ग्रुप ऑफ सिम्टम का मौजूद होना अवस्था को नाम देते हैं अपन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल में इरिटेशन होने की वजह से मूवमेंट का बढ़ जाना या मूवमेंट का कम हो जाना, जिससे ग्रुप ऑफ सिम्टम का अपीयर होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। तो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। आगे बढ़े अपन, क्यों हो जाती है ये बीमारी, क्यों हो जाती है ये बीमारी, इस बीमारी के कारणों के बारे में जानकारी लें। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन, व्हाट इज द एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, व्हाट इज द एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला कारण इसका दिया जाता है साइकोजेनिक, सबसे पहले इसका कारण दिया जाता है साइकोजेनिक, मेनली इट इज साइकोजेनिक इन ओरिजिन। तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से
यह बीमारी सामान्यतः डेवलप हो जाती है जिससे इंटेस्टाइन के मूवमेंट में डिस्टरबेंस हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई काम कम होता है, 2400 घंटे वह अपना ध्यान पेट पर लगाए रखते हैं, 2400 घंटे वह अपना ध्यान पेट पर लगाए रखते हैं, तो उनमें भी ये बीमारी कॉमन है कि आज तो यार सही फ्रेश हुआ, 2 दिन पहले नहीं हुआ था, आज तो भूख बढ़िया लग रही है, हाँ आज तो 2-4 बेल्चिंग डकार भी आ गई। यानी अपने आप में लगातार ध्यान लगा हुआ रहता है तो भी यह इसका एक कारण बन जाता है। तो मेन जो कॉज होता है यह साइकोजेनिक होता है। यह बीमारी सामान्यतः मेल से ज्यादा फीमेल में होती है। यह बीमारी सामान्यतः मेल से ज्यादा फीमेल में होती है। यहां अपन बोलेंगे मोर कॉमन इन फीमेल, क्योंकि जो साइकोजेनिक कॉज है एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, दीज ऑल कंडीशंस आर मोर कॉमन इन फीमेल। यह सारी कंडीशन फीमेल में कॉमन है, सो दैट्स वाई यह बीमारी भी फीमेल में ज्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा चूंकि इसका वैसे तो कोई कॉज नहीं होता, कभी कभार मान लिया जाता है हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन हो जाता है, कभी कभार हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू सम अननोन कॉज, जिससे मूवमेंट में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन टू इंटेस्टाइन रेयर माना जाता है। ये जब 10 बार इन्वेस्टिगेशन होंगे तो 10 में से 1 बार ही मिलेगा, ही 10 में से 1 बार ही मिलेगा, 9 बार नहीं मिलेगा। तो 9 बार तो बिना इन्फ्लामेशन के हो रहा है, तो कभी कभार इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता। उन इंसानों में भी ज्यादा कॉमन है जिनकी फॉल्टी फूड हैबिट्स हैं। फॉल्टी फूड हैबिट्स का मतलब दिन में खाना 4 बार खाना है, 4 में से 3 बार बाहर का खाना है, जिसमें चिप्स हो गए, बर्गर हो गए, हाईली स्पाइसी फूड हो गया, अल्कोहल हो गया। उनका यदि इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनमें भी ये समस्या ज्यादा है। तो यहां अपन बात कर सकते हैं फॉल्टी फूड हैबिट्स, गलत खाना खाना, बाहर का खाना, ज्यादा फैट खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना। उसके अलावा यह निकोटीन और अल्कोहल से भी एक्सेलरेट होती है। यह बीमारी उनमें भी ज्यादा होती है जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकर्स हैं या टोबैको चेवर्स हैं। तो इसके फैक्टर में अपन बोल सकते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको, इन पर्टिकुलर पर्सन के अंतर्गत भी यह बीमारी ज्यादा होती है। उसके अलावा उन पर्सन में भी ज्यादा मानी जाती है जिनकी इर्रेगुलर फूड हैबिट्स हैं। बोले तो सुबह का खाना हम 3 बजे खाएंगे, सुबह का खाना हम 3 बजे खाएंगे, रात का खाना हम 11 बजे खाएंगे, नाश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका मील टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी 4 बजे खा लिया, कभी 5 बजे खा लिया। तो ऐसे लोगों में डाइटरी पैटर्न फिक्स नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे इर्रेगुलर डाइटरी पैटर्न। उन इंसानों के अंदर भी यह बीमारी ज्यादा होती है। तो देखो एग्जैक्ट कॉज ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आर अननोन। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आर अननोन, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ IBS. द फैक्टर्स आर, इट इज मेनली साइकोजेनिक इन ओरिजिन, और साइकोलॉजिकल समस्याएं फीमेल में ज्यादा कॉमन है। तो यह बीमारी फीमेल में होती है। कभी कभार इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। जो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, फूड में अपन गैस्ट्रिक इरिटेंट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें यह बीमारी कॉमन है। अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको चीवर्स में कॉमन है। और उनमें भी कॉमन है जिनकी डाइटरी हैबिट इर्रेगुलर है। 2 बजे खा लिया, दोपहर में 4 बजे खा लिया, नाश्ता कभी किया ही नहीं, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, तो उनमें भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या ज्यादा है। अब अपन बात करें ये बीमारी के डेवलप होने पर, ये बीमारी के डेवलप होने पर कौन कौन से सिम्टम हैं जो अपीयर होंगे, कौन से सिम्टम हैं जो अपीयर होंगे। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो देखें अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने डिस्कस किया था, लिखें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बाउल सिंड्रोम। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है?
देखें यही वाले लिखे थे क्या? यही वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बताएं ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कभी कभार इंसान को एपिसोड आता है डायरिया का, कभी तो इंसान में हो जाता है डायरिया, बोले तो मूवमेंट बढ़ गए, खाना खाने के बाद एब्डोमिनल पेन होना, कभी कभार 15-20 दिन तक कॉन्स्टिपेशन चला, पेन में आराम आ जाता है डेफिकेट करने के बाद, पेट में गैस ज्यादा बनती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है। तो ये कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो इसके अंदर अपीयर होते हैं। क्या डायग्नोस्टिक मीजर हैं जो अपन इस्तेमाल करना चाहेंगे? व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मीजर ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? तो देखें इसमें किसी भी तरह का कोई डायग्नोस्टिक मीजर काम नहीं आएगा। सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपन इसमें, अभी अभी जो लिखे थे सारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपन इसमें, और सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपन को मिलेगी नॉर्मल। तो यहां अपन बात कर सकते हैं इस कंडीशन में ऑल इन्वेस्टिगेशन भले से होंगे, ऑल इन्वेस्टिगेशन होंगे, बट सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मिलेगी नॉर्मल, और फिर भी पर्सन में लगातार सिम्टम बने हुए हैं, फिर भी पर्सन में लगातार सिम्टम बने हुए हैं, तो फिर डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज करेगा द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट, क्या इलाज करना चाहेंगे आप इस बीमारी का? व्हाट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? व्हाट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? बताएं क्या मैनेजमेंट होगा, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? अब सोचने लायक बात है कि यार कॉज ही नहीं है तो मैनेजमेंट कैसे करें? जब इस बीमारी का कोई कॉज है ही नहीं तो मैनेजमेंट किस तरीके से करें अपन? तो मैनेजमेंट होना पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां अपन बात करें फिर भी इस बीमारी का अपन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, इस बीमारी का अपन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं। देखें क्या करेंगे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट? मरीज को एब्डोमिनल पेन है भैया, मरीज को एब्डोमिनल पेन है, और एब्डोमिनल पेन उसको खाना खाते ही होता है। गोली दे दी अपन ने एब्डोमिनल क्रैम्प को कम करने वाली, जिसका नाम है डाइसाइक्लोमाइन, ये गोली चला दी। नेक्स्ट, मरीज को डायरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है तो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बढ़ाने के लिए स्पोरोलैक की गोली दे दी अपन ने, या प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिए जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को इंक्रीज करेंगे। मरीज को चूंकि डायरिया हो रहा है तो डायरिया को कम करने वाली एक दवाई अफीम की गोली खिला दो। कौन सी गोली है जो एंटी डायरियल के नाम से जानते हैं अपन? आंसर है लोप्रेमाइड, लोप्रेमाइड दे दी अपन ने। अब मान के चलें पर्सन में 10 दिन तक इनमें आराम आ गया, अच्छा 11वें दिन से उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। 10 दिन आराम आ गया, 11वें दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया। अच्छा एक और ध्यान रखने वाली बात यहां, इस पर्टिकुलर अवस्था के अंदर जब उसको डायरिया का एपिसोड चल रहा है तो इस अवस्था में उसको लो फाइबर डाइट देना उचित है, इस अवस्था में मरीज को लो फाइबर डाइट देना उचित है। अब 15 दिन बाद जब उसको कॉन्स्टिपेशन का एपिसोड आ गया, दर्द है और कॉन्स्टिपेशन है, तो दर्द की दवाई वही देंगे, बट कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए अपन यहां पर सिरप चला देंगे लैक्जेटिव का, बोले तो डुफेलैक चला देंगे, क्रेमाफीन चला देंगे, लैक्टुलोज दे देंगे, लैक्जेटिव। और इस अवस्था में चूंकि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फाइबर को बढ़ा दो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फाइबर को बढ़ा दो, बोले तो हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट।
अच्छा, जब उसको डायरिया होता है तो ये वाला इलाज चला दो, कॉन्स्टिपेशन है तो ये वाला इलाज चला दो, दर्द की गोली चलने दो। मरीज 2-4 महीने बाद आपसे आके खुद पूछेगा कि डॉक्टर साहब बहुत हो चुका। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अब देखें, आपका यह कहना उचित नहीं होगा कि जब तक है जान, बेचारा इसी में घुट घुट के जान चली जाएगी उसकी, तो उसका इलाज कराना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर अपन उसको बहुत सारी चीजें हैं जो समझाएंगे। ये इलाज तो चलेगा ही चलेगा, साथ में कुछ और इलाज भी चलता है। देखें क्या इलाज चलता है, क्या इलाज चलता है, इस पर चर्चा करें अपन। यहां पर अपन मरीज को चलाते हैं टैबलेट एमिट्रिप्टिलिन। यहां अपन मरीज को चलाते हैं टैबलेट एमिट्रिप्टिलिन। पॉइंट नंबर 1, एंटी डिप्रेसेंट है, ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इससे गट के मूवमेंट पर भी फर्क पड़ेगा और जो साइकोलॉजिकल एंजाइटी है वो भी कम होगी। तो 10-20 दिन या 1-2 महीने के लिए अपन इन दवाइयों को चला देते हैं। एक तो एमिट्रिप्टिलिन चला दी अगर आपको साइकोजेनिक कॉज लग रहा है तो, और साथ में बेंजोडाइजीपाइन में एक चला देते हैं क्लोरडाइजीपॉक्साइड बोले तो लिब्रियम। ये 2 गोली तो अपन चलाएंगे ही चलाएंगे। साथ में बाहर का ज्यादा खाए या घर का खाए, कॉमन सेंस वाली बात है। बाहर का ज्यादा खा रहा है, एबनॉर्मल फूड हैबिट है, तो वहां पर अपन बात करेंगे। बाहर वाले सब्सटेंस तो स्टोमक को इरिटेट करने वाले होते हैं, जिससे बाकी ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं। तो गैस्ट्रिक इरिटेंट को खाना बंद कर दो भैया, अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट। गैस्ट्रिक इरिटेंट को खाना बंद कर दो, नंबर 1। अगर वह इंसान अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का इस्तेमाल करता है तो बंद कर दो, अवॉइड अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का इस्तेमाल करता है तो बंद कर दो। एक साथ खाना खाने के लिए एडवाइज करें कि दिन में 2 बार खाओ या दिन में 8 बार खाओ, तो ज्यादा उचित होगा छोटे छोटे मील लेने। छोटे छोटे मील लेने, कम कम खाना है, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेने, बोले तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम कम खाना है। एडवाइज करें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। 2 की जगह 4 बार खाना खा सकता है कम कम मात्रा में। टोटल 6 चपाती खानी है तो कम से कम दिन में 3 बार खाए उनको टुकड़ों में। और अपन एडवाइस देंगे कि खाने पीने का टाइम फिक्स रखे, खाने पीने का टाइम फिक्स रखे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको प्रैक्टिकली समझाऊं तो आजकल पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आजकल की लाइफ स्टाइल हो गई। अपने दादाजी, परदादाजी या पिताजी के बारे में चर्चा करें, उनकी फूड हैबिट, अच्छा उनका पेट हमेशा स्वस्थ रहता था, उसके पीछे लॉजिक ढूंढे आप। उनका टाइम शेड्यूल क्या रहता था? सुबह 4 बजे 5 बजे जाग जाना, चाय पी लेना, घूमने निकल जाना, 7 बजे तो नाश्ता हो जाता था या हो जाता है अभी भी। किसका नाश्ता होता है अपने गांव के अंदर, समझ पा रहे हैं आप? कितना हेल्दी नाश्ता होता है, बिना स्पाइसी होता है। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, बिना स्पाइसी होता है। अपन यदि नाश्ता भी लेते हैं तो वो स्पाइसी होता है, वो बिना स्पाइसी नाश्ता तो जाता ही नहीं अपने अंदर। 7 बजे तो नाश्ता हो जाता था, 7:30-8 बजे खेतों पर पहुंच गए, 10 बजे तो खाना हो जाता, सुबह 10 बजे लंच हो जाता, और फिर पूरे दिन काम करने के बाद शाम को 5 बजे वापस आते तो 5:30 बजे खाना खा लेते और 8 बजे बिस्तर पर आ जाते, बोले तो चद्दर तान लेते सोने के लिए, 8:30 बजे तो नींद में, और वही सुबह अगले दिन 4 बजे जागना होता। बताओ कितना अच्छा शेड्यूल है। अपनी डाइटरी हैबिट, 5 बजे जागना, कि ये क्या होता है? बोले तो 8 बजे जागना, फिर नाश्ता तो शायद गायब ही हो गया,
चाय के साथ 2-4 बिस्किट मिल गए तो बहुत है, नहीं तो कोई नीड नहीं है, जबकि वो बेहद ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी इस लिहाज से है कि अपन 2-3 बजे खाना खा रहे हैं, 2-3 बजे तक भूखे हैं अपन। अब सोचो 2 बजे अपन खाना खा रहे हैं, पिछला खाना अपन ने रात को 8 बजे खाया, कितना बड़ा गैप लग गया, 18 घंटे से भूखे हैं आप। कितना सारा काम कर रहा है आपका लीवर, कितना इंसुलिन का सीक्रेशन हो रहा है, ग्लूकागोन का सीक्रेशन हो रहा है, लीवर से, पेनक्रियाज से, इंटेस्टाइन से काम करा रहे हो, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो कितनी सारी समस्याएं आ रही है। अगर अपन नाश्ता कर लें तो डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाएगा, लीवर को काम नहीं करना पड़ेगा, पेनक्रियाज को काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा कि सुबह का नाश्ता बेहद जरूरी है, भले से डिनर को भूल जाओ आप। स्वस्थ रहने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए तो भरपेट नाश्ता करें जितना हो सके, और डिनर तो भले से ना करें। डिनर में तो फल और जूस खा लेंगे तो ही काम चल जाएगा, डिनर तो करना ही नहीं है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है ब्रेकफास्ट पर, जो लगभग गायब है। नॉर्मल प्रैक्टिकली बात करें, फिर दोपहर में सुबह 8 बजे जगना, एक नॉर्मल बता रहा हूं, बहुत सारे साथी 5 बजे वाले भी होंगे। 8 बजे जगना, नाश्ता गायब, 1 बजे खाना खाना, 2 बजे खाना, कोई कोई तो 3 बजे खाना, फिर सोचो रात का खाना 10 बजे, 11 बजे, फिर सोना 1 बजे, 2 बजे। अब आप सोचें फाल्टी फूड हैबिट हो गई, फाल्टी फूड हैबिट हो गई। फिर अपन परेशान कि यार पेट सही नहीं रहता, सही कहां से रहेगा, रहने दोगे तभी तो रहेगा। तो ऐसे इंसान को समझाना है कि भैया सुबह 7 बजे नाश्ता हो जाए। पहली बात तो 6 बजे जागकर 1 घंटे घूमने जाना है, 7:30 बजे नाश्ता कर लेना है, 11 बजे लंच हो जाना चाहिए, और शाम को 6 बजे डिनर हो जाना चाहिए। फिक्स शेड्यूल रखें, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये 1 महीने तक चलाओगे तब आराम आएगा। तो यहां पर रेगुलर फूड हैबिट के बारे में उसको एनकरेज करना है। तो यहां अपन बात करें मरीज के लिए, अपन एडवाइज करेंगे रेगुलर मील शेड्यूल, टाइम टू टाइम रेगुलर मील शेड्यूल होना चाहिए। ये सारी की सारी एडवाइज अपन उसको देंगे, और इन एडवाइजों के सहारे से 1 आध महीने में वह वापस से रेगुलाइज हो जाएगा और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। साथ में अपन उसको समझाएंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि किस तरह की डाइट लेनी, किस तरह की डाइट है जो मरीज को लेनी है। यहां पर अपन एक शब्द में बोलें तो हेल्दी डाइट शुड बी टेकन, द हेल्दी डाइट शुड बी टेकन। देखिए हेल्दी डाइट में कौन सी डाइट आएगी, यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाई फाइबर हाई फैट, लो फाइबर लो फैट, हाई फाइबर लो फैट, लो फाइबर हाई फैट, किसको हेल्दी बोलोगे आप? तो 100 के 100% साथियों को आंसर मिल रहा है कि सर हेल्दी डाइट का मतलब होगा फाइबर तो होने चाहिए ज्यादा, फाइबर तो होने चाहिए ज्यादा, और फैट होनी चाहिए कम। फाइबर तो होने चाहिए ज्यादा और फैट होनी चाहिए कम। देखें अपने पुराने लोग बोले तो दादा परदादा अच्छे खासे फाइबर खाते थे। बोले तो खेतों पर गए, वहां मूली गाजर टमाटर जो कुछ भी मिला 2-2 4-4 5-5 एक साथ खा लिया। अब आजकल तो एक सिंगल मूली है, उसके भी 20 टुकड़े होते हैं, उन 20 में से भी 4 ही खाते हैं। अपन ने भी बचपन में खाए होंगे, खेतों में गए 1-2 मूली गाजर 3-4 एक साथ खा ली, 5-5 3-3 टमाटर खा लिए। अब तो टमाटर के 20 टुकड़े होते हैं और 20 टुकड़े में से 5 टुकड़े ही अपन खा पाते हैं। फिर अपन को लग रहा है कि हाँ यार सैलेड तो अपन खा रहे हैं, फाइबर तो अपन खा रहे हैं। कहाँ खा रहे हो, ना के बराबर खा रहे हैं। 4 टुकड़े खाना फाइबर खाना थोड़ी है। इसका मतलब पुराने वाले लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना भी कम और पेट की समस्याएं भी कम होती थी। उसका कारण है वह हाई फाइबर डाइट लेते थे। एंटीऑक्सीडेंट आते हैं इनके अंतर्गत
और ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करते हैं, तो दे आर वेरी यूजफुल। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले मरीज में किस तरह की डाइट है जो आप प्रेस्क्राइब करेंगे? आंसर है हाई फाइबर और लो फैट डाइट। निश्चित तौर पर यहां आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया है कि सर थोड़ी देर पहले आप मैनेजमेंट बता रहे थे तो ये लिखा था आपने, ये भी सही लिखा है भैया। अगर डायरिया हो रहा है तो फाइबर को कम कर दो, अभी बीमारी का फेज चल रहा है, आप कम कर दो। अब ऐसा भी नहीं है कि उसको 12 के 12 महीने बीमारी ही होती है, सही भी तो रहता है। हाँ, महीने में 10 दिन बीमार रहता है, बाकी 10-15 दिन सही भी तो रहता है। तब जब वो सही रहे तब कैसी डाइट ले? अगर डायरिया हो रहा है तो लो फाइबर देंगे, और यदि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हाई फाइबर देंगे। बट जब वो सही रहता है तो हेल्दी डाइट देंगे। जब मरीज सही रहता है तो हेल्दी डाइट देंगे। और हेल्दी डाइट कौन सी होगी? हेल्दी डाइट कौन सी होगी? ये होगी, आंसर है हाई फाइबर और लो फैट डाइट। आंसर है हाई फाइबर और लो फैट डाइट। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोनों क्वेश्चन जो मैंने शुरू में पूछे थे उनका आंसर आपको मिल गया। फिर से पूछ लेता हूं, निम्न में से कौन सी डाइट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले मरीज को आप प्रिस्क्राइब करेंगे? हाई फाइबर हाई फैट, लो फाइबर लो फैट, हाई फाइबर लो फैट, या लो फाइबर हाई फैट? तो आंसर है हाई फाइबर लो फैट डाइट आर प्रिस्क्राइब। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाली बीमारी के लिए गलत है? ऑप्शन दिए थे मैंने। नंबर 1 यह इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का डिसऑर्डर है, यह इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का डिसऑर्डर है। एक दिया था आपको, यह मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होता है। एक दिया था इसमें एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के एपिसोड आते हैं। एक आपको ऑप्शन दिया था कि यहां पर होने वाला एब्डोमिनल पेन डेफिकेट करने के बाद सही हो जाता है। 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है? कि यह मेल में ज्यादा होता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? साइकोजेनिक है इसका मेन कारण, तो यह मेल में ना होकर किस में ज्यादा कॉमन है? फीमेल के अंदर कॉमन है। तो ये इसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट हो गया। तो इट इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो देखें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या क्या पढ़ा है अपन ने, दोबारा से रिवाइज कर लें अपन। देखें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सबसे पहले परिभाषा देख लें आप। सबसे पहले परिभाषा देख लें। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इटियोलॉजी, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आर अननोन, but there are certain factors which increase the risk of IBS. The factors name are here. Psychological cause, more common in female. उसके अलावा कभी कभार इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन की वजह से, फाल्टी फूड हैबिट की वजह से, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको की वजह से, या जिनका खाने पीने का टाइम शेड्यूल चेंज होता है। और एक और फैक्टर यहां रोल प्ले करता है जिसका नाम है जेनेटिक फैक्टर। यदि किसी की फैमिली में किसी को आईबीएस है तो आने वाली जनरेशन में भी आईबीएस होने की संभावना बढ़ जाती। कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे? खाना खाते ही पेट में दर्द, फ्रेश होते ही पेट दर्द में आराम, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी बहुत ज्यादा गैस, फ्लैटस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग खाना खाते ही। तो इन सब को बोल रहे हैं अपन सिंड्रोम। सिंड्रोम का कारण क्या दे रहे हैं अपन? इरिटेशन है बाउल में। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द डिसऑर्डर इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कौन सा डायग्नोसिस कराएं? कराओ चाहे मत कराओ, फिर भी कराकर ये फायदा निकलेगा कि ऑल आर नॉर्मल, सारे के सारे नॉर्मल मिलेंगे। मैनेजमेंट जब कॉज ही नहीं है तो क्या मैनेजमेंट? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें अपन। दर्द हो रहा है, डाइसाइक्लोमाइन दे दो, प्रोबायोटिक स्पोरोलेक दे दो। डायरिया है तो लोप्रेमाइड दे दो।
इस फेज में लो फाइबर डाइट देनी है, इस फेज में लो फाइबर डाइट देनी है। अब चूंकि यहां लिख दिया है, परंतु अभी आप इसको भूल जाएं, अभी आप इसको भूल जाएं, क्योंकि मेन जो याद रखना वाला पॉइंट है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल में होगा। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अपन उसको लैक्सेटिव देंगे। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट दे दो, साइकोलॉजिकल कॉज है, क्लोरडाइजीपॉक्साइड दे दो। बाहर का खाना कम से कम खाना है, गैस्ट्रिक इरिटेंट से दूर रहना है। जो लोग अल्कोहल, टोबैको, स्मोक का इस्तेमाल करते हैं बंद कर दो। टुकड़ों में मील लेना है, एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, इससे भी यह बीमारी एक्सेलरेट होती है। टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम नाश्ता करना है, जो बेहद जरूरी है। हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में कौन सी डाइट आएगी? हाई फाइबर और लो फैट डाइट। अब बात करें कि सर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हाई फाइबर दे दो, डायरिया हो रहा है तो लो फाइबर दे दो। अगर क्वेश्चन पूछे कि आईबीएस में डायरिया के दौरान कौन सी डाइट देंगे? लो फाइबर। और पूछे कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सी देंगे? हाई फाइबर। बट बिना कुछ कहे पूछ ले, क्योंकि इसमें तो दोनों हो रहे हैं कि नॉर्मली आईबीएस में कौन सी डाइट देंगे? आंसर है हाई फाइबर और लो फैट डाइट। एक बार नहीं, 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब मिल गया और बीमारी का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। इट इज द मीनिंग ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये आपका लास्ट डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। देखिए यहां पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड लिखे हुए हैं, क्या हैं ये? आईबीएस के बारे में ही लिखे हुए कुछ वर्ड हैं। इसके कुछ सिम्टम हैं जो दिए हुए हैं। शार्प स्टोमक पेन एंड क्रैम्पिंग, स्टोमक में गैस और ब्लोटिंग होना, अल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड, म्यूकस इन स्टूल, स्टूल में म्यूकस का पाया जाना, खाना खाने के बाद नोजिया हो जाना, फीलिंग ऑफ नोजिया आफ्टर ईटिंग, रेयर में बहुत लंबे समय तक चलने पर रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है, एब्डोमिनल पेन होता है खाना खाने के बाद। और जब इस तरह की फूड हैबिट चलेगी तो इंसान में कॉमनली वेट लॉस भी होगा। तो एक कॉमन फीचर हैं जो डेवलप होंगे। ये देखें, इसके अंदर भी फीचर दिए गए हैं। देख लें आईबीएस वाले फीचर्स। एब्डोमिनल पेन होगा, कैंडिडेट को एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लोटिंग और गैस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, अनयूजुअल स्टूल होगा, बोले तो उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा, खाना खाने के बाद इंसान को नोजिया रहेगा। और यहां पर दिया हुआ है देखो डायरिया। यह है एकमात्र ऐसी बीमारी जिसमें अल्टरनेटेड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के एपिसोड आते हैं और पूरे दिन उसका ध्यान अपने एब्डोमेन पर लगा रहेगा कि भैया मेरा तो एब्डोमेन शायद जिंदगी में कभी सही होगा ही नहीं। सारे लोग मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं यार कुछ भी, बट मैं कुछ भी खाता हूं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो यहां पर पर्सन में लगातार स्ट्रेस बना हुआ रहता है। तो ये इसका फ्लोटिंग चार्ट है। ये सारे के सारे सिम्टम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लास्ट डायग्राम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से संबंधित थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बता देता हूं मैं।
यहां पर पर्टिकुलर ये इसके कॉजेज के बारे में लिखा हुआ है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में या तो कोई समस्या है बाउल के तो गड़बड़ हो जाती है, या न्यूरॉन के स्टिमुलेशन में कमी ज्यादा आ रही है, ज्यादा स्टिमुलेट हो रहे हैं तो मूवमेंट बढ़ रहे हैं डायरिया, और कम स्टिमुलेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन, या कभी कभार बाउल का इन्फ्लामेशन हो जाता है, और कभी कभार रेयर में इन्फेक्शन भी इसका कॉज माना जाता है। बट उसके बाद भी इन्फेक्शन को क्योर होने के बाद भी बीमारी सही नहीं होती। क्या इलाज इसका सामान्यतः होना चाहिए? तो हेल्दी डाइट, हाई फाइबर लो फैट डाइट, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, फिजिकल एक्सरसाइज, सुबह शाम घूमना है, और कम से कम सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज का शेड्यूल तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो मेडिसिन दें उनको टाइम टू टाइम लिया जाए, खासकर क्लोरडाइजीपॉक्साइड और एमिट्रिप्टिलिन। तो ये इसकी कॉमन कंडीशन हो गई। सिम्टम वही सेम है, एब्डोमिनल पेन, गैसेज, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और स्टूल के अंदर म्यूकस का प्रेजेंट होना। इज दैट क्लियर? तो इट इज द केस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। टोटली आपको समझ में आ गया। तो ये सारे डिसऑर्डर आपके कंप्लीट होते हैं। 1-2 वर्ड और हैं टर्म जो कभी कभार एग्जाम में पूछी गई हैं, उनका मीनिंग भी जान लेते हैं अपन। बीमारी का नाम है वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। हालांकि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। बाकी क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोसिस ऑफ ए फीमेल when she is presenting a symptom that the urine is passing out through the vagina and the female feels uremic smell in her vagina। कि किसी फीमेल की वेजाइना से यदि यूरिन पास आउट होने लगे तो निम्न में से उसका कौन सा डायग्नोसिस होगा? कोलोनिक फिस्टुला, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, और आंसर गया था वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। यहां पर वेसाइको वर्ड जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसका मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। और वेजाइना, फिस्टुला शब्द का मतलब होता है किन्हीं 2 पार्ट के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाना। फिस्टुला शब्द का मतलब है किन्हीं 2 पार्ट के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाना। किन्हीं भी 2 पार्ट के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाना फिस्टुला कहलाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट होना वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां पर सर्विक्स है और ये वाला पार्ट वेजाइना, ये सर्विक्स हो गया, यूट्रस हो गया, ये वाला पार्ट वेजाइना हो गया। मान के चलें यहां पर डैमेज हुआ, यहां पर डैमेज हुआ और यहां भी डैमेज हुआ, दोनों जगह डैमेज हुआ। ब्लैडर में भी डैमेज हुआ और वेजाइना में भी डैमेज हुआ। अब दोनों की हीलिंग हो रही है, दोनों की हीलिंग हो रही है, और हीलिंग के दौरान एक्सेसिव ग्रोथ हो गई टिश्यू की और दोनों के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो गई, दोनों के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो गई, ये ओपनिंग क्रिएट हो गई। अब देखें दोनों में किसी तरह की इंजरी हुई थी या किसी भी कारण से हीलिंग हुई और यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो गई। अब ये जो ब्लैडर में यूरिन होगा यह थ्रू द वेजाइना पास आउट होगा, तो फीमेल को वेजाइना में सीक्रेशन प्रेजेंट होंगे जिनमें यूरेमिक स्मेल होगी। बोले तो यूरिन पास आउट होगा वेजाइना के द्वारा, इसका मतलब है वेजाइना और ब्लैडर के बीच में एक फिस्टुला बन गया है। दैट इज नोन एज द वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। परिभाषा दें तो अपन बोल सकते हैं इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना। क्या क्लिनिकल फीचर होंगे इसके? तो क्लिनिकल फीचर में होगा पासिंग आउट ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना, पासिंग आउट ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना,
अगर ये सिम्टम आता है तो ही गायनेकोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा। इसको वीवीएफ हो गया, फीमेल को वीवीएफ हो गया, वैसाई को वेजाइनल फिस्टुला हो गया। अब कोई दवाई तो है नहीं जो ये फिस्टुला गल जाएगा, दवाई तो है नहीं कि ये फिस्टुला गल जाएगा, इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और देखें ऑपरेशन के अंदर ये जो पर्टिकुलर फिस्टुला है इसको रिमूव कर देंगे, ये जो पर्टिकुलर फिस्टुला है इसको रिमूव कर देंगे और इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी और ये सिम्टम आना बंद हो जाएगा। ऑपरेशन को बोलेंगे फिस्टुलेक्टोमी। ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? फिस्टुलेक्टोमी। तो यहां पर दो बातें, पासिंग आउट ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना, पासिंग आउट ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के द्वारा यूरिन का पास आउट होना, ये इसका मेजर सिम्टम होगा। कौन सा ऑपरेशन करेंगे अपन? फिस्टुला को रिमूव करना, ऑपरेशन का नाम होगा फिस्टुलेक्टोमी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सी कंडीशन में फीमेल के वेजाइना से यूरिन पास आउट होता है? आंसर गया है वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। देख भी लें इसको किस तरीके से बनता है, ये डायग्राम में शो हो रहा है। देखें ये यूट्रस है, ये यूट्रस है जो डायग्राम में शो हो रहा है, ये वाला पार्ट यहां से वेजाइना, ये वेजाइना। इसके अलावा डायग्राम में ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और देखें ये वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक ओपनिंग बनी हुई है, वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये एक ओपनिंग बनी हुई है। अब परिणाम क्या होगा? यहां से यूरिन थ्रू द वेजाइना बाहर जाएगा, यहां से यूरिन थ्रू द वेजाइना बाहर जाएगा, तो वेजाइना के द्वारा यूरिन का पास आउट होना, कंडीशन को बोलते हैं अपन वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। इज दैट क्लियर? एक और टर्म जहां पर रेक्टम और वेजाइना के बीच में फिस्टुला का निर्माण हो जाता है, रेक्टम और वेजाइना के बीच में फिस्टुला का निर्माण हो जाना, कंडीशन को बोलते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। कंडीशन का नाम है आरवीएफ। आरवीएफ बोले तो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टम और वेजाइना के बीच में किस तरीके से बनता है देखें आप डायग्राम में। ये देखें ये वाला पोर्शन है, ये तो है रेक्टम, ये वाला पोर्शन है, ये है रेक्टम, ये रेक्टम दिखाया हुआ। इसके अलावा ये जो पोर्शन है इट इज द वेजाइना। देखें ये रेक्टम वाला हिस्सा और ये वेजाइना, यहां पर पर्टिकुलर इनके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग बनी हुई है। डायग्राम में देखें आप, ये वाला जो हिस्सा है इट इज द रेक्टम, ये वाला पार्ट हो गया वेजाइना। ये अपन बात करें तो यूट्रस, इसमें किसी तरह का डैमेज हुआ वेजाइनल पार्ट में, रेक्टम में भी डैमेज हुआ और दोनों के बीच में ये एबनॉर्मल ओपनिंग का निर्माण हो गया, दोनों के बीच में ये एबनॉर्मल ओपनिंग बन गई और इस एबनॉर्मल ओपनिंग को ही क्या बोल रहे हैं अपन? फिस्टुला। अब यहां रेक्टम में जो फीकल मटेरियल होगा, यहां रेक्टम में जो फीकल मटेरियल होगा वो यहां से पास आउट होगा, वो यहां से पास आउट होगा। बोले तो वेजाइना के थ्रू फीकल मटेरियल का पास आउट होना, वेजाइना के थ्रू फीकल मटेरियल का पास आउट होना, इसको अपन बोलेंगे रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। इसको अपन नाम देंगे रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो यहां पर सिम्टम के बारे में अपन बात करें, क्या सिम्टम आएंगे?
व्हाट आर द सिम्टम, तो यहां अपन बोल सकते हैं पासिंग आउट ऑफ स्टूल थ्रू द वेजाइना, पासिंग आउट ऑफ स्टूल थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के द्वारा स्टूल का पास आउट होना। ये इसका पर्टिकुलर फीचर होगा। क्या ऑपरेशन करना चाहेंगे, फिस्टुला को सर्जरी से निकालना पड़ेगा, सूचरिंग करनी पड़ेगी दोनों डैमेज हिस्सों की, बोले तो फिस्टुलेक्टोमी, इसको अपन बोलेंगे फिस्टुलेक्टोमी। तो ये हो गया आरवीएफ और वीवीएफ, इसको अपन बोलें आरवीएफ और वीवीएफ, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला और वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सारे डिसऑर्डर कंप्लीट हुए। कभी कभार किसी बुक के अंदर यदि ये वाला शब्द लिखा हुआ मिले आपको, ए पेशेंट हु इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, एक मरीज जो एक्यूट एब्डोमेन की कंप्लेंट लेकर अस्पताल में भर्ती होता है, तो नर्स का क्या प्रायोरिटी रोल होगा? उसको ऑक्सीजन देना, उसको आईवी फ्लूइड देना, उसको एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब कराना या कैथेटराइजेशन करना। तो यहां एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है 1% के लिए आपको कंफ्यूज करे कि भैया क्या है ये। देखें, एक्यूट एब्डोमेन वर्ड का मतलब होता है सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन। कोई भी इंसान को एक्यूटली अचानक से एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाए तो उसी का नाम एक्यूट एब्डोमेन है। तो एक्यूट एब्डोमेन अलग से कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एब्डोमेन? इट इज द एक्यूट सीवियर पेन। चूंकि जब एब्डोमिनल पेन सीवियर होता है तो सामान्यतः नोजिया, वॉमिटिंग भी डेवलप हो जाते हैं। तो एक्यूट एब्डोमेन हुआ है, इसका मतलब है सीवियर एब्डोमिनल पेन है। तो सीवियर एब्डोमिनल पेन का दूसरा नाम है एक्यूट एब्डोमेन। और एक्यूट एब्डोमेन का मरीज अस्पताल में आए तो नर्स का प्रायोरिटी रोल होगा, द नर्स शुड प्रोवाइड द एनाल्जेसिक। यहां पर अपन ये चर्चा करना व्यर्थ होगा। व्हाट आर द कॉज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन? कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन्स डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सारे के सारे कॉज है। ये सारे के सारे कॉज हैं एक्यूट एब्डोमेन के, और सभी में अपन सामान्यतः एनाल्जेसिक देंगे। तो एक्यूट एब्डोमेन शब्द आ जाए तो शब्द का मतलब आपको समझना है सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। एक और क्वेश्चन एक आध बुक में दिया हुआ है कि एक मरीज जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसको एब्डोमिनल इंजरी हुई है, उसको एब्डोमिनल इंजरी हुई है, या इसको यूं समझें, आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में काम कर रहे हैं और एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज आया है, अनकॉन्शियस है, बेहोशी वाली हालत में है। अब चूंकि एक्सीडेंट हुआ है तो सर में चोट लगी बाहर से दिख रही है, हाथ नहीं उठा पा रहा है या हाथ पैरों की चोट दिख रही है। पेट में भी तो चोट लग सकती, पेनक्रियाज में लग गई होगी, लीवर में लगी होगी, गॉल ब्लैडर में लगी होगी, तो कहीं भी चोट लग सकती है। कैसे पता लगाएगी नर्स कि मरीज को एब्डोमिनल इंजरी भी हुई? देखें, इसका आंसर तो यह है कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा। अपन को कोई स्पेशल एक्सरे थोड़ी लग रहा है आंखों में जो पता चल जाएगा। बाहर से कोई इंजरी दिखेगी, चाकू का वार होगा तो दिख जाएगा, बंदूक की गोली का वार होगा तो दिख जाएगा। राइट साइड में लगी है कि हाँ भैया लीवर में लगी होगी, तो ऐसे थोड़ी दिखेगा। तो क्या तरीका है, नर्स कैसे असेस करेगी? तो यहां कोई तरीका नहीं है। सोनोग्राफी कराओ, एक्सरे कराओ, सीटी कराओ, एमआरआई कराओ। क्या उससे पहले कोई तरीका है? तो उससे पहले तरीका यह है कि मरीज यदि कॉन्शियस है और वो पानी मांग रहा है तो उसको पानी पिलाए नर्स।
बट कहीं पेट में तो चोट नहीं लगी, चाहे भले से कॉन्शियस हो, सर से ज्यादा पेट में चोट लगी हो और वो एब्डोमिनल पेन भी नहीं हो रहा हो बाई चांस, तो उसको क्या पानी पिलाना चाहिए? बिल्कुल पिलाया जा सकता है, बट उससे पहले नर्स एक बार स्टेथ लगाकर बाउल साउंड सुन ले। अगर बाउल साउंड आ रही है तो पानी पिला देना चाहिए। एब्सेंट है, बाउल साउंड एब्सेंट है, तो क्या मरीज को पानी पिलाना उचित होगा? नहीं। तो इनिशियली अंदाजा लगाने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बाउल साउंड सुननी चाहिए। सबसे पहले क्या सुननी चाहिए? आंसर है बाउल साउंड सुननी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो प्राइमरी असेसमेंट के रूप में एब्डोमेन में इंजरी का पता लगाने के लिए या पोस्ट ऑपरेटिव केस में कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए, खिलाने पिलाने से पहले नर्स का क्या रोल होगा? तो रोल होगा नर्स को बाउल साउंड सुननी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सारे के सारे टर्म हो गए। मेरे हिसाब से ए से लेकर जेड तक, चाहे एनाटमी फिजियोलॉजी हो या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, टोटली आपको पढ़ा दिया। पूरी की पूरी उम्मीद कि जिन साथियों ने शुरू से लेकर अभी तक की जितनी भी क्लासें अटेंड की हैं और एक एक चीज को गौर से सुना है, तो सारा कुछ समझ में आया होगा। बहुत सारे पुराने कंसेप्ट रिफाइन भी हुए होंगे, ऐसा मेरा अनुभव। नॉर्मली जीआईटी एक अच्छा टॉपिक होता है जिसको अपन 10वीं 12वीं में भी पढ़ते हैं। लीवर, गैस्ट्रिक जूस, सैलाइवा, इनकी जानकारी होती है, बट यहां पर आपको अंदाजा लगा कि इनसे ज्यादा जरूरी है सकस एंटेरिकस, ज्यादा जरूरी है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटाइटिस 50 बार सुना होगा, बट यहां शायद अंदाजा लगा कि जानलेवा हो सकता है। गॉल ब्लेडर को निकालना, कॉलिसिस्टेक्टोमी कर दो, अरे यार गॉल ब्लेडर निकाल देंगे, अब पता चल गया होगा, निकल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गॉल ब्लेडर कोई काम नहीं आ रहा है, स्टोरी तो कर रहा है। उसके अलावा सुना होगा कि अल्कोहल लीवर को नुकसान पहुंचाती है, कैसे और कितना नुकसान पहुंचाती है शायद अंदाजा लगा होगा। उसके अलावा वॉमिटिंग में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है या स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो दिमाग एक ही काम करता है कि गड़बड़ी या तो स्टोमक में होगी, अल्सर हो रहे होंगे, या इंटेस्टाइन में अल्सर हो रहे होंगे। बट अब आपको शायद अंदाजा लगा कि इनसे ज्यादा 3 गुना ज्यादा ब्लड आता है जब लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो 3 गुना ज्यादा ब्लड आएगा, क्योंकि पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो शायद मेरे हिसाब से बेहतर तरीके से आप सारे के सारे साथियों को समझ में आया होगा। अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि शुरू से लेकर अब तक के सारे नोट्स आने वाले 4 दिन में आपके द्वारा पढ़े जाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं। सीट के जो नोट्स हैं वो पढ़े जाएं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन किए जाएं। जो सीट आपके पास उपलब्ध है उसके सारे के सारे क्वेश्चन किए जाएं। सॉन्डर्स की बुक आपके पास उपलब्ध है तो उसके क्वेश्चन किए जाएं। मौसमी की बुक उपलब्ध है तो उसके क्वेश्चन किए जाएं। मेरा ऐसा पर्सनल सुझाव होता है कि हमेशा विद्यार्थी को कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही क्वेश्चन करना चाहिए, तब जाकर आनंद की प्राप्ति होती है। नॉर्मल तौर पर बहुत बार क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आपको, या मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, फिर आंसर बता रहा हूं, फिर लॉजिक बता रहा हूं, टाइम भी खर्च होता है और शायद रटने वाली बात हो जाती है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि पेनक्रियाज से एमाइलेज और लाइपेज निकलते हैं, तो ये पेनक्रिएटाइटिस में लाइपेज का लेवल बढ़ना ये तो रटने वाली बात होगी। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि तीनों एंजाइम होते हैं उसमें। ट्रिप्सिनोजन तो पेनक्रियाज को खाने में काम आता है, और बाकी क्या करेंगे, उनका लेवल पेनक्रियाज में रहेगा तो वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे। तो ये पता होगा तभी अंदाजा होगा। अगर सीधे क्वेश्चन करना एक रटने वाली बात है, तो अब आप क्वेश्चन करें, आपको ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है, आने वाले 5 दिन में शायद डाइजेस्टिव सिस्टम को टोटली पढ़ लें आप, फिर इसका नंबर 2 महीने बाद आना चाहिए, उससे पहले पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन जो आप करें तो कोशिश यही करें 200 क्वेश्चनों को एक साथ 3 घंटे बैठ के सॉल्व करें। शायद आपके पास 300-400 कम मिनिमम 400 क्वेश्चन का मैटर होगा। 200 एक बार में 3 घंटे बैठकर, उस दौरान उठना ही नहीं है,
फिर 200 दूसरी बार में 3 घंटे बैठकर सॉल्व करें। फिर उनमें देखें कौन कौन से मैंने गलत किए, कौन कौन से मैंने छोड़ने भी हैं, क्वेश्चन छोड़ने भी है। छोड़ने की हैबिट यहीं से डालनी है, घर से ही डालनी है अपन को। तो क्वेश्चन छोड़ने भी है, जो गलत किए उनके आंसर मिलाकर यह भी एनालिसिस करें कि मैंने क्यों गलत किए। इज दैट क्लियर? यहां जो क्वेश्चन आप करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आभास कराएंगे कि यार सर ने पढ़ाया ही नहीं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इन चैप्टर में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फैट की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कौन से फूड में फैट है, प्रोटीन है, उनका नाम बोले तो सारा न्यूट्रिशन का पोर्शन है, वहां से कैरी होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में न्यूट्रिशन के मिलेंगे, तो वो न्यूट्रिशन से कैरी होंगे। इलियोस्टोमी के क्वेश्चन, कोलोस्टोमी के क्वेश्चन, प्रोसीजर के क्वेश्चन, ये जो इमेज बेस आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल के पोर्शन में जो प्रोसीजर्स हैं वहां पर इन क्वेश्चनों का जवाब आपको दिया जाता है। अब इस तरीके से एक एक रिक्वायरमेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, साथ में ये प्रोसीजर भी पढ़ाएं तो इसको अपन 100-150 घंटे तक चला सकते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर पोर्शन जिस सब्जेक्ट में पढ़ाने चाहिए वहीं पर पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा लगे कि ये इलियोस्टोमी के बारे में क्वेश्चन आ गया तो वो पढ़ाया जाएगा आपको उस पर्टिकुलर पोर्शन में, ये अलग पोर्शन में पढ़ाया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आपको दोनों तीनों में मिल सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के पोर्शन में आपको जीआईटी के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जीआईटी में न्यूट्रिशन के मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ाया गया, टोटल सारे पढ़ा दिए गए हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में आना पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो पूरी की पूरी उम्मीद कि आप साथियों को सारा का सारा समझ में आया होगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद एक क्लास अपन ने एमसीक्यू की ली थी, अब अपन ने मेडिकल सर्जिकल भी कंप्लीट कर ली है, तो जीआईटी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कंप्लीट हो गया। परंतु इसके डिसऑर्डर के एमसीक्यू की एक क्लास बाकी है जो मेरे द्वारा आपको पढ़ा दी जाएगी। यानी जो लेक्चर होगा नेक्स्ट, उस लेक्चर के दौरान अपन केवल और केवल एमसीक्यू की बात करेंगे और उस एमसीक्यू में भी खासकर अपन पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पर यहां डील करें। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद कि आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन गए हैं। फिर से एक नए सब्जेक्ट या नए सिस्टम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उससे पहले आपको एमसीक्यू की क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उम्मीद कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।